भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये, विलसतु हृदये हृदये। श्रद्धा महती निष्ठा सुदृढ़ा स्यान्नः कार्यरतानां, स्वच्छा वृत्तिर्नव उत्साहो यत्नो विना विरामम्। न हि विच्छित्तिश्चित्तविकारः पदं निदध्मः सततम्, सत्यपि कष्टे विपदि कदापि वयं न यामो विरतिम्। भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये, संस्कृतिरक्षा राष्ट्रसमृद्धिः भवतु हि भारतदेशे। भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये, विलसतु हृदये हृदये। श्वासे श्वासे रोमसुधमनिषु संस्कृतवीणाक्वणनम्, चेतो वाणी प्राणाः कायः संस्कृतहिताय नियतम्। श्वसिमि प्राणिमि संस्कृतवृद्ध्यै नमामि संस्कृतवाणी, पुष्टिस्तुष्टिः संस्कृतवाक्तः तस्मादृतेन किञ्चित्। भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये, संस्कृतिरक्षा राष्ट्रसमृद्धिः भवतु हि भारतदेशे। भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये, विलसतु हृदये हृदये। नाहं याचे हारं मानं न चापि गौरववृत्तिम्, नो सत्कारं वित्तं पदवीं भौतिकलाभं कञ्चित्। यस्मिन् दिवसे संस्कृतभाषा विलसेत् जगति समग्रे, भव्यं तन्महदद्भुतदृश्यं काङ्क्षे वीक्षितुमाशु। भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये, संस्कृतिरक्षा राष्ट्रसमृद्धिः भवतु हि भारतदेशे। भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदये हृदये, विलसतु हृदये हृदये, विलसतु हृदये हृदये। धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मनोवाणी कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतमस्ति। अद्य अस्माकं मध्ये विराजमानः अस्ति महर्षिः पाणिनिः संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः श्री माननीय डॉक्टर पंकज जानी जी। वयं महोदयस्य परिचयं पूर्वम् एव फेसबुक माध्यमेन दृष्टवन्तः। इदानीम् अहं महोदयं प्रार्थयामि यत् कृपया अस्मान् प्रबोधयन्तु। अस्तु। नमस्ते। महाकालेश्वर भगवान से मंगल कामना करता हूं। संस्कृत भारती गुजरात एवं सौराष्ट्र प्रांत द्वारा आयोजित मनोवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। मनोवाणी कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं संस्कृत भारती के सभी कार्यकर्ताओं, संस्कृत भारती के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही बधाई भी देता हूं। और एक और बात के लिए मैं अभिनंदन देता हूं कि इस मनोवाणी कार्यक्रम के अंदर आपने भारत देश के हमारे परम पूज्य संतों, गुरुजनों, हमारे पथ प्रदर्शकों, हमारे मार्गदर्शकों, विद्वज्जनों को आपने जोड़ा और साथ ही विश्वविद्यालयों के सम्माननीय कुलपति जियों को आपने आमंत्रित किया। साथ ही ऐसे विद्वज्जन जिन्होंने संस्कृत के अंदर अपना योगदान दिया है, ऐसे भी महानुभावों का मार्गदर्शन इस मनोवाणी कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त हो रहा है। अपने आप में
गौरवशाली बात है, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं आप सबको विशेषकर इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आदरणीय श्री रावल जी, आदरणीय श्री हिमांजय जी, आदरणीय श्री दवे जी, आदरणीय श्री मिहिर उपाध्याय जी, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। समुद्र मंथन का विचार मेरे अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्र मंथन देवताओं और दानवों ने मिलकर किया, परंतु समुद्र मंथन के कार्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है समुद्र मंथन का विचार। इसी तरह से इस मनोवाणी कार्यक्रम का विचार आप सब लोगों को आया और इस कार्यक्रम में इतने महान लोगों को आपने जोड़ा है। इस कार्यक्रम की अपने आप में यह एक उपलब्धि है, बहुत ही गौरवशाली कार्य हुआ है। पुनः मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन देता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। संस्कृत भारती समर्पित कार्यकर्ताओं की विश्व स्तरीय यह सामाजिक संस्था है जो पिछले 30 वर्षों से पूरे विश्व में और विशेषकर 21 देशों में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है, तत्पर है, समर्पित भावना से तत्पर है। मैं पिछले 15 साल से संस्कृत भारती के साथ में पूर्ण रूप से जुड़ा हूं, परोक्ष रूप से जुड़ा हूं, सीधा संपर्क है मेरा। मैं चाहे मध्य प्रदेश में संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं की बात करूं या गुजरात का मेरा संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं का अनुभव या राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में कार्य करने का मेरा जो अनुभव है अपने आप में उत्कृष्ट है, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। संस्कृत भारती के कार्यकर्ता पूरे विश्व में और विशेषकर राष्ट्र में हर प्रांत में और प्रांत के हर नगरों में, हर गांव में, गांव की गलियों में घूम घूम कर संस्कृत का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे संस्कृत भारती के कार्यकर्ता मात्र संस्कृत का प्रचार नहीं, परंतु संस्कृत के साथ में हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार का भी प्रचार कर रहे हैं। हमारे संस्कृत, संस्कार, संस्कृति के साथ में मूल्यनिष्ठ शिक्षा की बात, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात, राष्ट्र प्रेम की बात, राष्ट्र भावना की बात, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की बात, इन सब विचारों को, इन सब मूल्यों को इन संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं ने पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में फैलाया है और आज भी कार्यरत है। आपका संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कार के प्रचार के लिए, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। बात बहुत ही सरल है, सहज है। संस्कृत भारती का एक कार्यकर्ता, मैं आपको पिछले 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं, पुराने समय की बात कर रहा हूं। आज परिवर्तन आया है, आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, पर उस समय की बात कर रहा हूं जब हमारा संस्कृत भारती का एक कार्यकर्ता किसी एक नगर में बैठा है और उसे कहीं पता चलता है कि संस्कृत की जिज्ञासा, संस्कृत को पढ़ने के लिए, संस्कृत को जानने के लिए, संस्कृत संभाषण करने के लिए कोई एक व्यक्ति, कोई एक छात्र दूर दराज के किसी गांव में संस्कृत भारती के कार्यकर्ता का इंतजार कर रहा है, और जब यह बात संस्कृत भारती के कार्यकर्ता के पास में पहुंचती है तो वह कार्यकर्ता तन मन धन से, खुद के पैसे से, खुद के खर्च से, खुद की व्यवस्था करके वह व्यक्ति उस नगर में जाएगा, उस गांव में जाएगा, उस गांव की गली में जाएगा और उस व्यक्ति से मिलेगा, और उसके बाद में शुरू होती है दीक्षा का, संस्कृत शिक्षा का कार्य, संस्कृत संभाषण का कार्य, राष्ट्र भक्ति के मूल्य निष्ठा की शिक्षा का कार्य वह संस्कृत भारती का कार्यकर्ता शुरू करता है। संकल्पना यही है कि मैं एक व्यक्ति को, किसी एक छात्र को संस्कृत संभाषण कराऊंगा, देशभक्ति के मूल्यनिष्ठ शिक्षा के पाठ पढ़ाऊंगा, तो कभी ना कभी यह व्यक्ति, यह छात्र आगे बढ़कर 10 छात्र तैयार करेगा, 10 राष्ट्र भक्ति के से प्रेरित
छात्रों को तैयार करेगा, संस्कृत संभाषण में निपुण छात्रों को तैयार करेगा, और उसके बाद में ये 10 संस्कृत संभाषण के निपुण जो है 100 को, और 100 से आगे गुणा होके संख्या बढ़ती जाएगी। संस्कृत भारती का मूल उद्देश्य यही है, व्यक्ति से राष्ट्र निर्माण। अस्माकं मुख्यम लक्ष्यम अस्ति योग्य नागरिक निर्माणम। योग्य नागरिक निर्माण द्वारा उत्तम परिवार भविष्यति, उत्तम परिवार द्वारा उत्तम समाज भविष्यति, उत्तम समाज द्वारा राष्ट्र निर्माणम स्वतः भविष्यति। इस राष्ट्र निर्माण की जो संकल्पना है हमारे संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं की, गांव गांव में जाकर, नगर नगर में जाकर संस्कृत शिक्षा देने की जो बात है, उसको पद्य में भी कहा गया और इसे सार्थक कर रहे हैं। ग्रामम ग्रामम गच्छाम संस्कृत शिक्षाम यच्छाम वयम तु कृत निर्धारा। बहुत बड़ी बात है, वयम तु कृत धारा, कृत संकल्प है संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए हमारे ये संस्कृत भारती के सभी कार्यकर्ता। याद दिलाता हूं, विराट हिंदुस्तान की जिसने संकल्पना की थी, ऐसे राष्ट्र भक्त, देशभक्त, गुरुओं के गुरु, हमारे आदर्श शिक्षक, मैं बात कर रहा हूं चाणक्य की। चाणक्य एक दिन संध्या काल में पाटलिपुत्र नगर में संध्या काल में भ्रमण कर रहे। नगर भ्रमण उनके लिए संध्या काल में रूटीन का कार्य नहीं था। लोगों ने देखा कि गुरुदेव संध्या काल में पाटलिपुत्र नगर में भ्रमण कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछना, जिज्ञासावश पूछना चाहा, गुरुदेव इस समय आप पाटलिपुत्र नगर में गलियों में भ्रमण कर रहे हैं संध्या काल में? गुरुदेव ने कहा मत पूछो। बार बार गुरुदेव ने कहा मत पूछो, और लोगों ने जिज्ञासावश, जब गुरुदेव ने कहा मत पूछो, तब लोगों ने उनसे पूछा, आप किस लिए नगर भ्रमण कर रहे हैं इस समय? गुरुदेव का एक ही उत्तर था, मत पूछो, पर रहा नहीं गया। और फिर अंत में गुरुदेव को विवश होकर कहना पड़ा, मैं पाटलिपुत्र के नगर की गलियों में इस समय स्मशान ढूंढने निकला। लोग हंसने लगे। स्मशान पाटलिपुत्र नगर की गलियों में नहीं होता है, पाटलिपुत्र नगर के बाहर स्मशान होता है। गुरुदेव, बात कुछ समझ में नहीं आई। गुरुदेव ने कहा कि यह आपकी पहुंच के बाहर है। मैं स्मशान ढूंढने निकला हूं। संध्या काल में जिस परिवार में, जिस घर में एक गुरु अपने शिष्य को, माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को, कोई बड़ा भाई या बहन अपने छोटे भाई या बहन को संध्या शिक्षा नहीं दे रहा है, शिक्षित नहीं कर रहा है, दीक्षित नहीं कर रहा है, पाठ नहीं पढ़ा रहा है, मेरे लिए वह घर, वह परिवार स्मशान के समान है। बहुत बड़ी बात हमारे गुरुदेव ने की, और यही बात, इसी बात को मैं यहां पर कह रहा हूं कि हमारे संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं ने नगर नगर में जाकर, कहीं भी स्मशान न रहे, कोई भी घर संस्कृत विमुख ना हो, संस्कृत की पढ़ाई हो, संस्कृत में शिक्षित हो, संस्कार संस्कृति की बात वहां पर हो, इस कार्य को संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं ने हमेशा किया है। संस्कृत भारती के माध्यम से गुजरात में आज बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री विजय भाई रूपाणी साहब के नेतृत्व में, और विशेषकर मैं शिक्षा विभाग की बात करूंगा, आदरणीय माननीय मंत्री श्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी चुरासमा साहब और आदरणीय विभावरी बहन दवे जी के सीधे मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट कार्य हो रहा है। और विशेषकर मैं भार दूंगा हमारे संस्कृत के कार्य में, संस्कृत के क्षेत्र में, संस्कृत संभाषण हो या संस्कृत वर्गखंड में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या हमारे श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में हो। आज गुजरात में उत्कृष्ट कार्य संस्कृत के क्षेत्र में
हो रहा है और मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्य के लिए देता हूं। इस समय मुझे याद आ रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उद्घोषणा भी की थी कि गुजरात में संस्कृत बोर्ड की स्थापना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि बोर्ड की स्थापना होती है तो मैं करबद्ध माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है आत्मनिर्भर भारत की, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि संस्कृत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। इसकी बात मैं आगे चलकर करूंगा। मैं याद दिलाता हूं, गुजरात में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। हमारे राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आपकी प्रेरणा से और माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी जो आज माननीय राज्यपाल के पद पर अलंकृत हैं, कि सीधे दर्शन में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 2005-6 में हुई थी और उसके बाद में विश्वविद्यालय में कई अच्छे कार्य हुए, कई सारे कार्य हुए, पर एक कार्य के लिए मैं विशिष्ट यहां पर बात करना चाहूंगा कि जिस कार्य को करने के लिए संस्कृत भारती, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत का हर कार्यकर्ता, संस्कृत पढ़ने वाला हर कार्यकर्ता, संस्कृत प्रेमी, संस्कृत अनुरागी, संस्कृत विश्वविद्यालय और संस्कृत अकादमी गुजरात सबने साथ में मिलकर एक संस्कृत महाकुंभ का आयोजन किया। अपने आप में एक अद्वितीय कार्यक्रम था और सीधा नेतृत्व, सीधा मार्गदर्शन, सीधी प्रेरणा जो हमें मिली थी इस कार्य को करने के लिए, सम्माननीय राष्ट्र को समर्पित जिन्होंने अपना पूरा जीवन कर दिया, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में यह कार्य हुआ था। संस्कृत संभाषण का गुजरात राज्य अपना स्वर्णिम वर्ष मना रहा था, विश्वविद्यालय का स्वर्णिम संकल्प था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो मानते हैं निशान चूक माफ नहीं, निशान नीचू। निशान हमारा हमेशा उत्कृष्ट होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। कल्पना, स्वप्न देखना हम जागृत अवस्था में करें, न कि रात्रि में, अंधकार में। और स्वप्न अच्छे देखना, बड़े देखना। हम लोगों की कल्पना थी, हमारा स्वर्णिम संकल्प होगा कि हम 5 से 10 हजार छात्रों को उस वर्ष में स्वर्णिम संकल्प के रूप में संस्कृत संभाषण में तैयार करेंगे। देखिए हमारी कल्पना कैसी, और इस विजनरी लीडर की कल्पना यह है कि उन्होंने हमें लक्ष्य दिया, हमें टारगेट दिया कि ये 5-10 हजार छात्रों को तैयार करने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने हमें लक्ष्य दिया कि आप पूरे वर्ष कार्य करिए, पर 1 लाख छात्रों को, 1 लाख लोगों को संस्कृत संभाषण में तैयार करें, संस्कृत संभाषण में निपुण करें, संस्कृत में उन्हें आमंत्रित करें, संस्कृत के वर्ग में उन्हें आमंत्रित करें, संस्कृत सीखने का उन्हें अवसर प्रदान। बहुत बड़ी बात थी। हमारे पास में करीबन 1 वर्ष से थोड़ा ज्यादा समय हमारे पास में था। इसका आयोजन अपने आप में भगीरथ कार्य था, बहुत बड़ा कार्य था। परंतु कहते हैं ना कि जब सब साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कोई भी बड़ा कार्य जो है बहुत ही आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। साथ में बैठे सब लोग, संस्कृत भारती, अकादमी, विश्वविद्यालय, संस्कृत प्रेमी, अनुरागी, संस्कृत में जिनको रुचि है, ऐसे सभी लोग साथ में बैठे और 1 वर्ष के पहले सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया वह यह था कि गुजरात राज्य में जितने भी संस्कृत प्रेमी, संस्कृत संभाषण में निपुण अध्यापक, संस्कृत भारती के कार्यकर्ता, उनका तालीम कार्यक्रम, और हमने शुरुआत में 500 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया था और 500 के बाद में फिर वह प्रवाह आगे चला और 1 लाख से भी ज्यादा छात्रों को, लोगों को, गृहिणियों को, गांव के लोगों को हमने संस्कृत संभाषण में तैयार किया था, संस्कृत में तैयार किया था। इसके बाद में त्रिदिवसीय कार्यक्रम, करीबन 15,000 लोग सोमनाथ में इस कार्यक्रम में आए थे। संस्कृत महाकुंभ का जो आयोजन हुआ, समापन समारोह
सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ। उन्होंने प्रदर्शनी देखी, बालकों के साथ में उन्होंने वार्तालाप किया और अपने आप में यह एक अनूठा कार्य था। और इस कार्य के लिए भी संस्कृत भारती को मैं आज भी सलाम करता हूं, याद करता हूं, अभिवादन करता हूं। और मैं निश्चित रूप से मैं याद करना चाहूंगा इस समय आदरणीय चमुकृष्ण शास्त्री जी, आदरणीय पुजारी जी, आदरणीय सुरेश सोनी जी, आदरणीय दिनेश कामत जी जैसे हमारे मार्गदर्शक रहे, शिरीष जी हमारे मार्गदर्शक रहे। और इन सबके मार्गदर्शन में संस्कृत भारती के माध्यम से यह जो उत्कृष्ट कार्य हुआ था, इसे हम कभी भुला नहीं सकते। इस कार्य में हमें जिनका सहयोग प्राप्त हुआ था, मैं भुला नहीं सकता। मैं उन्हें याद करना चाहूंगा इस समय जब हम संस्कृत की बात कर रहे हैं। तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री जी आदरणीय श्री रमनलाल बोरा जी और आदरणीय उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर वसुबेन त्रिवेदी जी, जिनके मार्गदर्शन में इस कार्य का आयोजन हुआ था। और उसके बाद में उनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का पूरा विस्तृत नोट निबंध पुस्तक के रूप में प्रकाशन जो आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में हुआ था, मैं आज भी इसे याद करता हूं। संस्कृत भारती की हमेशा एक पद्धति रही है कि संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़ाया जाए, संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़ाया जाए। फिर वो संस्कृत संभाषण हो या वर्गखंड में स्कूल शिक्षा का छात्र हो या कॉलेज में हो या विश्वविद्यालय में छात्र वर्गखंड में है, संस्कृत शिक्षा संस्कृत माध्यम से होनी चाहिए। 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक समिति का गठन हुआ था जिसका कार्यक्षेत्र था आगामी 10 वर्षों में संस्कृत के रोड मैप की बात, विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की बात, जिसके अध्यक्ष, जिस समिति के अध्यक्ष थे आदरणीय श्री एन गोपाल स्वामी। और इस समिति में संस्कृत के विद्वान और कई अधिकारीगण भी थे। संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपति जी थे, संस्कृत भारती के भी अधिकारीगण इस समिति के सदस्य थे। और उन्होंने अपना रिपोर्ट जब सौंपा, उसमें कई सारी बातें हैं। यदि उस रिविजन डॉक्यूमेंट को हम पढ़ें तो हमारा विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि संस्कृत में संभावनाएं क्या है, संस्कृत को कैसे पढ़ा जाए, संस्कृत को क्यों पढ़ा जाए, संस्कृत कैसे पढ़ा जाए, संस्कृत हमारे किस काम का है। और इसमें एक मुख्य बात कही है कि संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़ाया जाए। मैं मात्र विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मात्र श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मात्र महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर मैं अभी कार्य कर रहा हूं। यदि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जाती है, यदि हिंदी माध्यम से पढ़ाई जाती है, यदि गुजराती माध्यम से पढ़ाई जाती है और गुजराती का अध्यापक गुजराती बोलता है, हिंदी का अध्यापक हिंदी बोलता है, अंग्रेजी का अध्यापक अंग्रेजी बोलता है, तो संस्कृत माध्यम से संस्कृत को क्यों नहीं पढ़ाया जाए? संस्कृत माध्यम में और संस्कृत का अध्यापक संस्कृत क्यों न बोले? हमें इसकी शुरुआत करनी। मैं मात्र विश्वविद्यालय की बात नहीं करता हूं, आप देखिए संस्कृत स्कूल एजुकेशन में भी, आप स्कूल में जाइए, संस्कृत माध्यम से संस्कृत पढ़ाई जाती है। मैं खुद भी याद करता हूं, जब मैं कक्षा 9, 10, 11 में था, संस्कृत विषय मेरा मुख्य विषय था। वर्षीय वह कार्यक्रम था। मुख्य विषय संस्कृत होने के कारण संस्कृत विषय में पत्र व्यवहार, संस्कृत माध्यम से निबंध लिखना, संस्कृत माध्यम से उत्तर देना सहज था। और आज भी स्कूलों में आप देखेंगे अनिवार्य संस्कृत में भी पत्र लिखना संस्कृत माध्यम से है, निबंध लेखन संस्कृत माध्यम से है, उत्तर किसी पाठ में प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर भी संस्कृत में देना है। तो मैं समझता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों में भी, हमारे महाविद्यालयों में भी संस्कृत अध्यापन, संस्कृत शिक्षा संस्कृत माध्यम से हो, ऐसा मेरा मानना है। और संस्कृत भारती के कार्यकर्ता इस कार्य के लिए तत्पर हैं। हमें इसमें कहीं भी विचलित होने की जरूरत नहीं है।
हमें इसमें क्षोभ करने की जरूरत नहीं है कि मैं संस्कृत का अध्यापक हूं और संस्कृत धारा प्रवाह नहीं बोल सकता। हम सीखे, सीखने की बात मैं याद दिलाता हूं आपको। हम सब जानते हैं हमारे परम पूज्य परम आदरणीय केका शास्त्री जी शतायु हुए 100। मैं चाहता हूं आदरणीय आपने अपने आप को गुरुओं के गुरु होते हुए भी हमेशा यही कहा है कि मैं तो एक छात्र हूं और मैं छात्र के रूप में संस्कृत पढ़ता हूं या शिक्षा ग्रहण करता हूं या पढ़ता हूं। तो हम तो उनके सामने अदने मानव। यदि हम संस्कृत संभाषण सीखें या संस्कृत माध्यम से हमारा संस्कृत का कार्य करें, उसमें कहीं कोई छोटी बात नहीं है। और शिक्षा ग्रहण करने की बात तो इंसान हर हर कदम पर शिक्षित होता है, शिक्षा ग्रहण करता है। बात आती है हमें संस्कृत क्यों पढ़ना, संस्कृत पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा। मैं पुनः याद दिलाता हूं, मैं महाविद्यालय में जब था तब मैं एनसीसी का कार्य संभालता था, एनसीसी कैडेट था, एनसीसी ऑफिसर था। मैंने विनयन, विज्ञान और वाणिज्य तीनों शाखाओं की महाविद्यालयों में कार्य किया है। वाणिज्य विद्या शाखा के छात्र एनसीसी के लिए जब आते थे तो पूछते थे कि सर एनसीसी करने से हमें क्या फायदा। ऐसे छात्रों को समझाना और उन्हें सही दिशा में लाना मेरा मुख्य कार्य रहता था। मैंने उन्हें उलाना नहीं दिया, उन्हें कभी भी विमुख नहीं किया एनसीसी से। इसी तरह की बात आती है संस्कृत की। किसी ने कहा कि संस्कृत की वैल्यू क्या है। मुझे आज भी याद है परम पूज्य आदरणीय मुरारी बापू ने इसका जवाब दिया था, माता की कीमत नहीं होती, मानी वैल्यू ना થાય। સંસ્કૃતની કિંમત ના થાય, સંસ્કૃતની વેલ્યુ ના થાય। સંસ્કૃત આપણી માતા છે। સંસ્કૃતમ કેવલમ ભાષા નાસ્તિ, સંસ્કૃતમ अस्माकं जननी अस्ति, संस्कृतम अस्माकं संस्कृति अस्ति। संस्कृते ज्ञानम अस्ति, संस्कृते विज्ञानम अस्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य संपूर्णं ज्ञान विज्ञानम संस्कृते निहितम् अस्ति। योग्य नागरिक निर्माणस्य वार्तां वयं कुर्मः, आधुनिक ज्ञान विज्ञानस्य वार्तां वयं कुर्मः। एतत् सर्वं संस्कृते निहितम् अस्ति। संस्कृत में क्या नहीं है, आप पूछिए संस्कृत में क्या नहीं है। संस्कृत में तकनीकी है, संस्कृत में टेक्नोलॉजी की बात है, संस्कृत में मेडिकल है, संस्कृत में आर्किटेक्चर है, संस्कृत में गणित है, संस्कृत में विज्ञान है, संस्कृत में अर्थशास्त्र, आयुर्वेद संस्कृत में निहित है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोग पूछते हैं कि यदि हमें मेडिकल या टेक्निकल की पढ़ाई करनी है तो संस्कृत में ऐसे शब्द बिल्कुल उपलब्ध नहीं है कि जिनका हम ट्रांसलेशन संस्कृत में कर सके अंग्रेजी से। बिल्कुल गलत बात है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि संस्कृत भारती ने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं तक के सभी अभ्यासक्रम, जिसमें विज्ञान भी है, जिसमें भौतिक शास्त्र भी है, रसायन शास्त्र भी है, गणित शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है और दूसरे सब शास्त्र हैं, उनका संस्कृत में अनुवाद किया। यानी हमारे पास में संस्कृत में टेक्निकल भी है, मेडिकल भी है, आयुर्वेद भी है, सब चीजें हमें उपलब्ध है। सिर्फ हमें आगे बढ़ना है, सिर्फ हमें इसे पढ़ाना है, हमें इसमें आगे बढ़ना है। लोग कहते हैं संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए। मैं एक और उदाहरण देता हूं।
अभी मध्य प्रदेश में माननीय महामहिम राज्यपाल जी आदरणीय श्री लालजी टंडन जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, और हमारा सौभाग्य है, हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महानुभाव का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। हमारे विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलाधिपति जी आदरणीय श्री लालजी टंडन जी हमारे कुलाधिपति हैं। आपके प्रेरणा से, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय ने इस बार राजभवन भोपाल में शास्त्रार्थ का आयोजन। मैं संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, संस्कृत की बात कर रहा हूं। संस्कृत में शास्त्रार्थ का आयोजन, और वह भी राजभवन में भोपाल में। देखिए, विश्वविद्यालय में हो तो ठीक है, परंतु आपने इस कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में करवा, सबसे बड़ी बात है। राजभवन में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना, और राजभवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ। शास्त्रार्थ हमारे संस्कृत की परंपरा है, वैदिक काल से चली आ रही परंपरा है। शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ बहुत ही प्रख्यात है, हम सब लोग जानते हैं। अष्टावक्र जी ने जनक राजा की सभा में शास्त्रार्थ का, उन्होंने अपने शास्त्रार्थ का परिचय दिया था। महर्षि याज्ञवल्क्य जी तथा उनकी धर्मपत्नी मैत्रेयी तथा गार्गी के भी रोचक शास्त्रार्थ की कथाएं आज हम सब लोग जानते हैं, और यह शास्त्रार्थ की परंपरा आज भी हमारे देश में प्रचलित है। वो फिर उज्जैन हो, भोपाल हो, दक्षिण हो, बनारस हो, काशी हो, या फिर कश्मीर हो। कश्मीर में भी आज भी यह परंपरा चल रही है। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है जब कोई विवाद होता है, जब 4 मत, 3 मत, 2 मत, 1 मत ना हो, तब सब लोग साथ में बैठकर शास्त्रार्थ करते हैं। उसे हम वाद विवाद नहीं कह सकते, शास्त्रार्थ होता है। और उसके बाद में फिर सर्वमान्य सिद्धांत को अपनाया जाता है, और यह प्रथा भी हमारे संस्कारों में है, हमारे संस्कृत में है, हमारी संस्कृति में है। इसी तरह से मैं आज बात करूंगा, प्रासंगिक है, हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। संस्कृत, संस्कार, संस्कृति की हम बात करते हैं। हमारी तो संस्कृति, संस्कार और हमारी संस्कृत जो है, यही हमारी जीवन शैली, मानवीय भारतीय जीवन शैली ही हमारा धर्म है। और इस जीवन शैली का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी संकल्पना विश्व कल्याण की है, विश्व बंधुत्व की भावना। मेरे परिवार की या मेरे नगर की, मेरे समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम विश्व के कल्याण की बात कर रहे हैं। और आज आपने देखा होगा कि इस महामारी के बीच में, इस कोरोना महामारी के बीच में भी भारत देश ने, एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, एकमात्र ऐसा देश है जिसने बहुत ही विकट परिस्थितियों में विदेशों में अन्य देशों को दवाइयां भेजी है और जरूरी उपकरण भेजे हैं। जो जरूरियात दूसरे देशों में थी मेडिकल की, वह सहायता भारत देश ने इस कठिन विकट परिस्थिति में भेजी है। इससे बड़ा तो उदाहरण हम वसुदेव कुटुंबकम का या विश्व कल्याण का क्या दे सकते हैं। मैं याद दिलाता हूं आप सबको, आज भी यह परंपरा हमारे घरों में चल रही है। माता जी जब खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो हम सबको मालूम है कि पहली 2 रोटियां वह हमारे लिए नहीं होती। ये 2 रोटियां, एक रोटी गाय के लिए और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए। पक्षियों को दाना पानी देना हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कार हैं। पेड़ पौधों को पानी पिलाना हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है। और यही बात यहां पर मैं करना चाहता हूं, इस संस्कृत के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, हमारी संस्कृति के माध्यम से याद दिला रहा हूं मैं
कि यह कोरोना महामारी जो है, इस विकट परिस्थिति में हम हमारे संस्कारों से ही, हम हमारी संस्कृति से ही, हम हमारी परंपराओं के आधार से ही इसे मात दे सकते। सबसे पहले तो हमें इस कोरोना का खौफ, जो यह जो डर है, यह जो भय है, इसे हमें हराना जरूरी है। मैं करबद्ध आप सब लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं। गुजराती में हम कहते हैं ना, जहर ना पारखा ना हो। हम सबको जब मालूम है कि कोरोना फैलता है, संक्रमण है, स्पर्श करने से फैलता है, किसी के संपर्क में आने से फैलता है, तो हम टेस्ट या टेस्ट, मैं दोनों शब्द कह रहा हूं, टेस्ट या टेस्ट क्यों करें? जहर कभी उसका उसका टेस्ट या टेस्ट नहीं किया जाता। जहर तो जहर है। हमें मालूम है कि यह संक्रमण है तो है। इसका भय, इसका खौफ हमें हटाना है और हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों में है। आप देखिए, मैं बात करता हूं वैक्सीन की, क्योंकि हमें धैर्य रखना होगा। लोग कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर में इसकी वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, दवाइयां उपलब्ध होगी, वैक्सीन मिलेगी, पर हमें धैर्य रखना होगा। यदि सितंबर अक्टूबर में उपलब्ध होती है तो पूरे विश्व को, हर व्यक्ति को यह वैक्सीन प्राप्त नहीं हो। हमें कुछ डूज एंड डोंट्स जो हमारे संस्कारों में है, जो हमें संस्कृति से मिले हैं, उसका हमें पालन करना होगा। एड्स, टीबी की मैं याद दिलाता हूं, या अन्य बीमारियों की, इनकी वैक्सीन को उपलब्ध कराने में काफी वर्ष लगे। दूसरी एक और बात है, एक ही परिवार में एक ही जैसा भोजन करने वाले इस परिवार के सदस्य हैं और सब यदि एक प्रकार की दवाई लेते हैं, पर फिर जब वह दवाई शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उसका असर जो है सबके लिए अलग अलग। कहने का तात्पर्य यही है कि अभी इस वैक्सीन को आने में समय लगेगा और इसका किस तरह से परीक्षण होगा, किस तरह से इसका असर होगा, समय लगेगा। तो हम निश्चित रूप से हमारी संस्कृति की जो बातें हैं, संस्कार हमारे जो हैं, उसे क्यों ना हम उसका अनुसरण करें। आयुर्वेद में गर्भ संस्कार की बात की। मैंने थोड़ी देर पहले यह कहा था कि संस्कृत शिक्षण संस्कृत माध्यम से हो। मैं आज यहां पर भी जब आयुर्वेद की बात आ रही तब कहना चाहता कि हम लोग संस्कृत से विमुख हो गए हैं और आयुर्वेद भी हम अंग्रेजी माध्यम से या हिंदी माध्यम से या अन्य माध्यम से पढ़ रहे हैं। उसमें भाषा का जो महत्व है वो बहुत ही अपने आप में मायने रखता है। और आयुर्वेद का जो पठन पाठन है, अध्ययन अध्यापन है, वह भी संस्कृत माध्यम से होना चाहिए। मैं पुनः इस बात को प्रस्थापित कर रहा हूं, भारपूर्वक कह रहा हूं। मेरा मुद्दा है आयुर्वेद का। कहते हैं लोग कि मुझे हृदय रोग का आक्रमण हुआ, हृदय रोग की बीमारी है, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड कैंसर है और मैंने आयुर्वेद शुरू किया, मैंने आयुर्वेद की दवाई ली, पर उसका कोई असर नहीं। हम यहीं पर गलती। हमारा आयुर्वेद हमें पढ़ाता है, मैं याद दिलाता हूं, गर्भ संस्कार की बात। आपने सुना होगा ब्लेस्ड चाइल्ड की थियरी, दिव्य बालक के जन्म की बात, दिव्य पुरुष की बात। यह ब्लेस्ड चाइल्ड की थियरी, यही हमारे आयुर्वेद के संस्कार की बात है, गर्भ संस्कार की बात। द डे वन मदर कंसीव्स, प्रथम दिन से जब गर्भ धारण मां करती है, उस दिन से हमारा आयुर्वेद शुरू होता है, उस दिन से हमारा उपचार शुरू होता है, उस दिन से हमारे संस्कार शुरू होते हैं। उस मां को क्या करना, गर्भ में रहते हुए बच्चे को क्या करना, 9 महीने के बाद में गर्भ के बाहर जब बच्चा आएगा उसे क्या करना, माता को क्या करना, परिवार के सभी सदस्यों को क्या करना, हमारे संस्कारों में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की थियरी हमारी जो है, उसका हमें पालन करना है, उसका हमें आचरण करना है, उसका हमें अनुसरण करना है इस कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए। आयुष मंत्रालय बार बार हमें जागृत कर रहा है, बार बार हमें सूचनाएं भेज रहा है, हमें यह करना है, हमें यह करना है। आपको मैं याद दिलाता हूं पुराने हमारे संस्कार। माता हमें कहा करती थी, छोटे बच्चों के कभी पैर नहीं दुखते, छोटे बच्चों के कभी सिर नहीं दुखते, और वास्तव में वह दवाई कार्य करती थी। चप्पल बूट घर के बाहर उतारने हैं,
घर के अंदर प्रवेश करने के पहले पैर पानी से साफ करने हैं, साबुन से हाथ धोने। घर में आने के बाद में कपड़े परिवर्तित करके उसको धोना है और स्नान आदि करना है। उसके बाद में ही आप घर में और विशेषकर रसोई घर में जा सकते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय हमारी माताएं थी एक विशिष्ट प्रकार की धोती पहनकर खाना बनाती। यदि आपको याद हो, हम हमारे संस्कार भूल गए हैं, हम हमारी संस्कृति हम भूल रहे हैं। उसका आचरण हमें पुनः करना। मैं याद दिलाता हूं योग की बात। योग साधना है, योग पूजा है, योग हमारा जीवन है, हमारे संस्कृत संस्कार और हमारी संस्कृति का एक भाग है। हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमें अभिवादन करना चाहिए परम पूज्य आदरणीय श्री योग गुरु रामदेव बाबा जी, जिन्होंने योग को पूरे विश्व में प्रचलित किया और लोगों को रोग मुक्त किया। इस संक्रमण के समय में हमें योग का ही आचरण करना है, योग साधना हमें करनी है। देखिए, आप निरोगी रहिए, आप प्राणायाम करिए, आप भस्त्रिका करिए, आप अनुलोम विलोम करिए, आप बहुत ही छोटी से छोटी आप सूर्य नमस्कार कीजिए। देखिए, अपने आप में परिवर्तन आप पाएंगे। आपके पास में कोरोना कभी कभी आ नहीं सकता, कभी आपके पास में भी नहीं आ सकता। और यह योग इसी तरह की एक मूल मंत्र है हमारा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज हम बात करते हैं मास्क। हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कृत में मास्क पहले से ही है। आप देखिए, जैन ऋषि मुनि जो हैं, जैन संत पुरुष हैं, संत लोग जो हैं, कोरोना काल के पहले सालों से, मैं पिछले 50 साल 60 साल से मैं देख रहा हूं, सुना है हमने कि हमारे संत जैन मुनि हमेशा मास्क धारण किए। आज हमने मास्क धारण किया। यदि हमने यह मास्क पहले धारण किया होता, लगाया होता, या आचरण किया होता, पालन किया होता, तो शायद कोरोना हम पर आक्रमण। हमारी संस्कृति में यह मास्क जुड़ा हुआ है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे साधु संत सब दूरी बनाकर बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 गज की दूरी की बात की। हमारे साधु संत आज से सालों पहले से अपने भक्तों के साथ में, अपने शिष्यों के साथ में दूरी बनाकर बातचीत करते थे, उन्हें ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे, पर यह दूरी हमेशा बनी रहती थी। इसका कारण ही यह वैज्ञानिक। हम आज सबको पढ़ा रहे हैं और हमें पढ़ाना जरूरी है, अवगत करना जरूरी है, संज्ञान में लाना जरूरी है कि यह दूरी हमें बनानी है, हमें मास्क पहनना जरूरी है, जो हमारे संस्कार है, हमारे संस्कृत में है, हमारी संस्कृति में है। मैं बात करता हूं प्रणाम करने। हम प्रणाम करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं। विदेशी संस्कृति में शेखन की बात है, हाथ मिलाने की बात है, एक दूसरे से हाथ मिलाने। यहां तक कि बड़ी से बड़ी पदवी पर कार्य करते हुए व्यक्ति भी हाथ मिलाते हैं। बात उस समय की है जब एक किसी विदेशी ने, गोरे व्यक्ति ने, इंग्लैंड के व्यक्ति ने यह कहा कि हमारे यहां पर हाथ मिलाने की परंपरा है, पर हमारी महारानी के साथ में कोई भी हाथ नहीं मिला सकता। विवेकानंद जी जैसे महापुरुष, संत पुरुष, उन्होंने जवाब दिया, भारत देश में किसी भी नारी के साथ में कोई भी हाथ नहीं मिला सकता है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की महारानी है, इसलिए कोई हाथ नहीं मिलाता है, पर भारत देश की हर नारी, हर महिला महारानी है, इसलिए हमारी महारानी से, हमारी भारतीय नारी से, हमारी संस्कृति है, कोई हाथ नहीं मिला सकता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज विदेशियों ने भी अपने संस्कारों को छोड़कर भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कार को, भारतीय परंपराओं को यह नमस्कार की। आप प्रिंस चार्ल्स को देख लीजिए या अन्य किसी भी राष्ट्र प्रमुख को देखिए, आज सब लोग करबद्ध खड़े हैं, न कि किसी से कोई हाथ मिला रहा है। मैं आप सबको और विशेषकर हमारे छात्रों को यह कहना चाहता हूं
कि आयुष मंत्रालय की तरफ से हमें जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है हम उसका पालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आज से सालों पहले स्वच्छता अभियान, सबसे पहला कार्य उन्होंने जो किया स्वच्छता अभियान। यदि यह स्वच्छता अभियान आपने न किया होता तो सोचिए कि हमारी परिस्थिति क्या होती। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को ही यहां पर ला रहा हूं। आपने बात की है हमारे छात्रों के लिए, हमारे टेक्नोक्रेट्स के लिए, हमारे सभी लोगों के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात, आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाने की बात मैं आज संस्कृत के माध्यम से, इस संस्कृत भारती के मनोवाणी कार्यक्रम के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता हमारे संस्कृत में अन्य किसी विषय से ज्यादा संभावनाएं संस्कृत में है। मैं पुनः याद दिलाता हूं, करबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री विजय रूपाणी जी एवं हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी आदरणीय श्री भूपेंद्र चुडासमा साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि यदि हमारे प्रदेश में संस्कृत बोर्ड की स्थापना होती है तो मैं समझता हूं कि संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत के बोर्ड के माध्यम से आत्मनिर्भर संस्कृत का छात्र आपको 1-2 हजार की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में प्राप्त। संस्कृत में यही तो गुण है, संस्कृत की यही तो बात है, संस्कृत की यही तो विशेषता है कि इसमें आत्मनिर्भरता की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। संस्कृत में योग की बात, संस्कृत में आयुर्वेद की बात हम सब लोग जानते हैं। इसके अलावा मैं बात, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर संस्कृत का छात्र बिल्कुल बन सकता है। पर इसके साथ ही साथ संस्कृत में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष की बात, अरे यहां तक कि श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ने तो मंदिर व्यवस्थापन जैसे अभ्यासक्रम भी शुरू किए हैं और मंदिर व्यवस्थापन जैसे अभ्यासक्रम महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय ने भी इस बार से शुरू करने का संकल्प किया है। हम लोगों ने हमारे विषय के सभी अभ्यासक्रम जो हैं तैयार किए हैं, उसका अभ्यासक्रम मटेरियल जो है हमारे अध्यापकों ने खुद ने तैयार किया है और इस तरह के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अभ्यासक्रम की, जिससे हमारे प्रदेश के छात्र, फिर वह संस्कृत का हो या विज्ञान का हो, टेक्नोलॉजी का हो, मैनेजमेंट का हो, मेडिकल का हो या अन्य किसी भी विषय का हो, यदि यह डिप्लोमा अभ्यासक्रम करता है तो यह छात्र इन विषयों में पारंगत होकर आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं पुनः यह कहना चाहता हूं, भारपूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे संस्कृत के विद्वान, संस्कृत के अध्यापक, संस्कृत के शोध के छात्र और साथ ही आर्किटेक्चर के छात्र, आर्किटेक्चर के अध्यापक, आर्किटेक्चर के जो लीडर्स हैं साथ में बैठे, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की जहां बात आती है, हम लोग साथ में बैठे और हमारी परंपराएं जो है इसको किस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह से दोनों को साथ में रखकर वास्तुशास्त्र का छात्र और आर्किटेक्चर का छात्र दोनों साथ में रहकर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, हमें यह कार्य बिल्कुल करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें हमारी आत्मनिर्भरता की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है। समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए मैं मेरी बातों को यहीं पर विराम देना चाहता हूं और अंत में संस्कृत भारती के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित हमारे सभी संस्कृत भारती के कार्यकर्ता, हमारे सभी अधिकारीगण, फिर वो मध्य प्रदेश में हो या गुजरात में हो या अन्य किसी राज्य में हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, संस्कृत पुस्तक मेला के माध्यम से या विश्व सम्मेलन के माध्यम से या संस्कृत संभाषण के किसी शिविर के माध्यम से या व्यक्तिगत किसी
किसी अधिकारी किसी व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं, संस्कृत संभाषण में तैयार कर रहे हैं, संस्कार संस्कृति और संस्कृत का उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र भक्ति के मूल्य उन्हें सिखा रहे हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं नतमस्तक कोटि कोटि वंदन करता हूं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यह प्लेटफॉर्म मेरी बात रखने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। जय तु संस्कृत, जय तु भारत वर्ष।